ये मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब ई का मैग्नीट्यूड और वी का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू द जीरो। केवल ऐसा ही कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएक्टिव पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से सोचो, ये जो वी है इसका मैग्नीट्यूड तो इन्फानाइट बस बार के हाथ में है, इन्फानाइट बस बार, और इन्फानाइट बस बार जो है ये हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। तो ये जो है ये मेनली हम इसको मान लेते हैं, जब इन्फानाइट बस बार कहते हैं तो इसका मतलब कांस्टेंट वोल्टेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि इन्फानाइट बस बार बोलने का मतलब ये हो गया कि वोल्टेज कांस्टेंट है। और वैसे भी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ट्रांसमिशन लाइन है, उसका वोल्टेज हमारे कंट्रोल के बाहर की चीज़ है। तो ये हमारे हाथ से, यानी कि इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। दूसरी चीज़ आती है ई। तो ई क्या होता है, ई होता है जो सिंक्रोनस मशीन है उसके अंदर बनने वाला, इंड्यूस्ड होने वाला वोल्टेज, ठीक है। अगर जनरेटर है तो ईजी और मोटर है तो ईबी। जैसे डीसी मशीन होती है ना, डीसी मशीन, तो उसके अंदर क्या होता है, अगर जनरेटर की तरह यूज़ करोगे इसे तो ये जनरेटेड वोल्टेज हो जाता है, फॉर्मूला सेम। और अगर मोटर की तरह यूज़ करोगे तो ये बैक ईएमएफ ई भी हो जाता है, फॉर्मूला सेम, ठीक है। याद होगा आप लोग को, NP5Z/60 है, ये डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है कुछ हद तक यहाँ पर ई को हम लोग, ई माइनस वी को हमें डिफरेंस क्रिएट करना था, शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो वी को हम टच नहीं कर सकते, तो ई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो, अगर हम बात करते हैं सिंक्रोनस मशीन की, तो सिंक्रोनस मशीन में ई जो है यानी कि जनरेटेड वोल्टेज है, इट इज मेनली डिसाइडेड बाय द फील्ड एक्साइटेशन। मेनली ये फील्ड एक्साइटेशन से कंट्रोल होता है, ठीक है। जो हम लोग वो देते हैं ना, डीसी सप्लाई देते हैं रोटर के ऊपर, आपको पता है सिंक्रोनस मशीन क्या है, डबली एक्साइटेड है, डबली एक्साइटेड। अब डबली एक्साइटेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर दो एक्साइटेशन, एक तो हम लोग सप्लाई तो दे ही रहे हैं एसी की सप्लाई, ठीक है। एसी सप्लाई मोटर होगी तो दे रहे होगे, जनरेटर होगी तो ले रहे होगे, लेकिन और ये तो होगा एसी सप्लाई, और दूसरा क्या होता है, रोटर के ऊपर डीसी दे रहे होते हैं। तो दो सेपरेट एक्साइटेशन हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए इसको डबली एक्साइटेड मशीन भी कहते हैं। लेक्चर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है डबली एक्साइटेड एंड सिंगली एक्साइटेड मशीन के ऊपर, जाके देखना, मजा आ जाएगा। काफी बेसिक लेक्चर है, बहुत पुराना लेक्चर है, मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, उसको देख लेना, काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। खैर, तो हमने देखा कि डीसी एक्साइटेशन देने, अच्छा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलिएंट पोल लेके चल रहा हूँ, सेलिएंट पोल दिखाने के लिए ले रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगता है और समझ में आएगा कि एक अलग ही है। तो सेलिएंट पोल जनरली मैं सिंक्रोनस मशीन जब भी पढ़ाता हूँ तो सेलिएंट पोल बना देता हूँ। तो ये केवल विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि सिलेंड्रिकल अगर ले लेंगे तो इंडक्शन मोटर भी ऐसी होती है, डीसी मोटर तो अलग ही होगी, इंडक्शन मोटर सिंगल फेज, थ्री फेज भी ऐसी होती हैं, है ना। और जो तुम्हारी सिंक्रोनस मोटर वो भी ऐसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा ना डिफ्रेंशिएट करना पढ़ाते समय थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने इसको ले रखा है, ठीक है। जनरली जो भी कैलकुलेशंस हम कर रहे हैं, ध्यान रखो, कैलकुलेशंस में जो भी कर रहा हूँ, यानी कि जो भी यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकली है, ध्यान रखना। तो जो भी हम अभी पिछले लेक्चर में भी जो हमने यूज करा था, मैं इसलिए क्लियर कर दूं कि आप पेपर में ध्यान रखो, आप पेपर में अगर सेलिएंट बनाए आए तो जो फॉर्मूला है ना, P इक्वल टू ई वी डिवाइड बाई एक्स साइन डेल्टा, ये नहीं रहेगा। इसकी जगह क्या होगा, वो जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम में हमने करा था ना सेलिएंट पोल वाला, वो वाला फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे, समझ में आ रहा है। जिसमें ये था प्लस एक सर्टेन और टर्म आती ना, एक्स क्यू एक्स डी वाली, याद आ रहा है, एक्स क्यू एक्स डी वाली अभी, ठीक है। जो ये वाली टर्म आती है यहाँ पे 1/x³ माइनस 1/x d समथिंग करके जो फॉर्मूला है, वो पूरा फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे, ठीक है। तो अगर सेलिएंट पोल बना रहे हो, अगर तुम नॉर्मली सिंक्रोनस मशीन को बता रहे हो तो बना रहे हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कैलकुलेशंस कर रहे हो और वहां पे ये डायग्राम बना दिया, तो ध्यान रखना पावर का जो फॉर्मूला होगा एक्टिव और रिएक्टिव, वो दोनों के दोनों चेंज हो जाएंगे बिकॉज ऑफ XQ एंड XD के वजह से, ठीक है। तो ये अपने दिमाग में बैठा के रखना, बिकॉज जो सेलिएंट पोल होती है इसके अंदर हमारे पास टू रिएक्शन थ्योरी का काम चलता है, और टू रिएक्शन थ्योरी के अंदर हम लोग ना केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर की बात करते हैं, बल्कि रिलक्टेंस पावर भी पिक्चर के अंदर आती है। सो डेट इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज़, मैं ये जो डायग्राम यूज कर रहा हूँ दिस इज जस्ट थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि हम लोग कोई पावर अभी नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन आगे जहां पर भी मैंने बताया ना पावर निकालूंगा, वहां पर सिलिंड्रिकल रोटर ही एज्यूम कर रहा हूँ, ये क्लियर कर दे रहा हूँ वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तीन कंडीशन हो सकते हैं एक्साइटेशन की। एक होता है अंडर एक्साइटेशन। अंडर एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल समझ लो। नॉर्मल एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ कि भैया जितना वोल्टेज टर्मिनल का है, समझो इनफाइनाइट बस बार का जो वोल्टेज है V, उतना अगर हम लोग सेम वोल्टेज अपनी सिंक्रोनस मशीन अगर सेम मैग्नीट्यूड का वोल्टेज क्रिएट कर रही है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड नॉर्मल एक्साइटेशन। समझ में आ रहा है। यानी कि अगर टर्मिनल वोल्टेज और जो एक्साइटेड वोल्टेज जो बन रहा है, इंड्यूस्ड वोल्टेज है, वो दोनों सेम है, तो हम उसे कहेंगे नॉर्मल एक्साइटेशन। अगर
इसके अलावा कोई भी कंडीशन है तो अंडर और ओवर आ जाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो इन्फानाइट बस बार का वोल्टेज एग्जांपल के तौर पे 100 वोल्ट है और हम बना रहे हैं, इंड्यूस कर रहे हैं वो भी 100 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एक्साइटेशन। अगर इसका वोल्टेज 100 वोल्ट है और हम लोग जो इंड्यूस कर रहे हैं वो है 80 वोल्ट, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अंडर एक्साइटेशन। ठीक है, अंडर एक्साइटेशन का मतलब सिंपल एक ही टर्म होती है कि भैया जो जनरेटेड वोल्टेज है वो लेस देन है टर्मिनल वोल्टेज। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल हैं, इसको ध्यान रखना, ये हर जगह यूज होंगी, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात ये? तो बहुत अच्छे से इसको अपने दिमाग में बसा लो। तो अगर हम लोग अंडर एक्साइटेशन में है तो जो जनरेटेड वोल्टेज है, ये अगर सिंक्रोनस जनरेटर है हमारा, तो इसके अंदर जो बनने वाला वोल्टेज है ईजी, वो मस्ट बी लेस देन द वीटी। समझ में आ रही है? वहीं पे अगर ओवर एक्साइटेशन की बात कर देते हैं, तो ओवर एक्साइटेशन में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे अगर 100 वोल्ट है जिससे हमने इसे कनेक्ट कर रखा है, 100 वोल्ट है, तो जो जनरेट होने वाला वोल्टेज होगा मशीन का वो कितना होगा, 120 वोल्ट। जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज ग्रेटर देन होगा टर्मिनल वोल्टेज से। तो सो दीज आर द कंडीशंस। तो अगर तुम्हें ये पता करना है कि सिंक्रोनस मशीन ओवर एक्साइटेड है, नॉर्मल है, अंडर है, तो सिंपली उसका और टर्मिनल का वोल्टेज डिफरेंस चेक कर लो। अगर मशीन का, तुम्हारे सिंक्रोनस मशीन जो है जो जनरेटर की तरह एक्ट करवा रहे हैं, मान के चलते हैं, तो अगर उसका इंड्यूस वोल्टेज ज़्यादा है और टर्मिनल का कम है, तो इसका मतलब इट विल एक्ट एज एन ओवर एक्साइटेड मशीन, और वहीं पे इसका उल्टा हो जाएगा तो अंडर एक्साइटेड हो जाएगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं पहली चीज़, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अब देखो यहाँ पे ग्रीन कलर के मैंने डॉट डॉट बना रखे हैं, सर इसका क्या मतलब है ना? तो इसका मतलब समझ लेते हैं। तो ये जो ये मैंने बताया, दिस इज व्हाट वी कॉल द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं दर्शा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कह लो या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स कह लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो चुन लेना। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं नॉर्मल एक्साइटेशन, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मान के चलते हैं उसके अंदर इतना फ्लक्स होगा। तो अगर हमें अंडर एक्साइटेड करना है, तो देखो एक्साइटेशन का वर्ड होता है फील्ड करंट से, फील्ड से डिनोट होता है। तो अगर कोई अंडर एक्साइटेड मशीन है, इसका मतलब उसके अंदर जितनी फील्ड होनी चाहिए, नॉर्मली का मतलब जितनी रेटेड है या जितनी होनी चाहिए, जितनी होनी चाहिए, होनी उतनी ही है। ठीक है, समझ में आ रही? तो उसको हम कह देंगे नॉर्मल एक्साइटेशन। जितनी फील्ड होनी चाहिए उससे कम है तो उसको हम कह देंगे अंडर एक्साइटेशन। ठीक है, समझ में आ रही है? यानी कि हमने एक्साइटेशन कम दिया हुआ है। एक्साइटेशन कम दोगे तो बनने वाला वोल्टेज भी इंड्यूस भी कम होगा। जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा अगर फील्ड दे रखी है, ज़्यादा फील्ड है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ओवर एक्साइटेशन। समझ में आ रहा है? तो फील्ड से भी समझ सकते हो। अब क्योंकि फील्ड को देख नहीं सकते हो, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है एज पर फैराडे, तो इसको क्योंकि हम देख नहीं सकते हैं, तो इसीलिए इसका अनुमान लगाया जाता है इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड से। समझ में आ रही बात? ही क्लियर हो रहा है? तो डेट इज़ द 3 डिफरेंट केसेस जो कि पॉसिबल हैं। अब ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली हमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कंट्रोल करना है। अब वीटी को टच